नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं सीटी 2024 10th प्लस 2 यानी 12वीं पास एग्ज़ाम पेपर हुआ था, उसमें छठी पारी ऑल आउट देखा जाए तो 24 अक्टूबर की जो सेकंड पारी थी उसमें जो पॉलिटी क्वेश्चन आए थे 10-11, उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, थोड़ा विश्लेषण के साथ करेंगे। ठीक है, देखते हैं। आइए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो पिछली क्लास में हमने डिटेल से बात कर लिया था कि अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। 315 में है लोक सेवा आयोग होगा, 316 में नियुक्ति की बात है, 317 में कार्यकाल और उनको निलंबित करने की शक्तियां हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में बात करें तो उनको निलंबित राज्यपाल कर सकता है, हटाने की बात करें तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से बात है। और 323 में याद रखना है आपको, 323 में रिपोर्ट है, आरपीएस से अपनी रिपोर्ट देगी, राज्यपाल को इस बात का उल्लेख दिया गया। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और दूसरी बात है कि इनके कितने समय के लिए नियुक्ति होती है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष कार्यकाल होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो। नेक्स्ट देखो, भारत के राज्य का नाम बताएं जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। यानी सीधी सीधी बात पूछे तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन करने वाला और ये प्रणाली अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन है। उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट देखो, राजस्थान राज्य योजना आयोग। देखो, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया इसमें। और जब भी मैंने मान लो कि ऑफलाइन में ये चीजें करवाई तो इसमें ये स्पेशली आपके कार्यों में लिखी होती है लाइन। और राज्य योजना बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा नीति आयोग है, उसका पदेन सदस्य होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री की त्यागपत्र देते ही विधानसभा क्या हो जाती है? विधानसभा विधानसभा जो मंत्री परिषद है विघटित हो जाएगी, ध्यान रखना। विधानसभा में जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद विघटित हो जाती है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? ठीक है, तो राज्यपाल की बात करें तो भारतीय संविधान के एक तो भाग 6 में राज्यपाल राज्य प्रशासन भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक उल्लेख है, जिसमें क्या क्या मिलेगा आपको? इसमें देखो, अनुच्छेद 152 से 53 से स्टार्ट होता है राज्यपाल, 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और 153 से लेकर 161 तक कार्य वगैरह कुछ बात करें तो मुख्य रूप से 160 तक उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 168 से 212 तक है विधानमंडल है, 214 से लेकर 237 तक है न्यायालय का प्रावधान दिया है इसमें। देखते हैं इसमें सबसे पहली बात, इसका उत्तर तो हो जाएगा राज्यपाल। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपालों का अनुच्छेद कौन सा है? 153। और 7वें संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, इसमें एक लाइन ऐड की गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। ये इसमें क्या है? संशोधन है। अच्छा, अनुच्छेद 157 की बात करें, अच्छा 155 की बात करें तो अनुच्छेद 153, 54, 55 में राज्यपाल की दे रखी है, किसकी बात है? नियुक्ति की बात है। क्या दे रखा है इसमें? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नियुक्ति का प्रावधान है केंद्र द्वारा राज्यों को करने का प्रावधान है, कनाडा के संविधान से लिया गया। यानी नियुक्ति का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? कनाडा के संविधान से ये हमने प्रावधान लिया है। ठीक है, और एक वारंट जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उस वारंट को उस राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। नेक्स्ट देखो, 157 के 156 में कार्यकाल है, ध्यान रखना। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, दोनों बातें इसमें ये भी पूछ लिया गया है सीटी में, अपने पिछले पेपर में पूछा गया था। 157 की बात करें तो इसमें दे रखे योग्यताएं। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, 2 योग्यताएं। 159 की बात करें तो इसमें दे रखी है राज्यपाल की शपथ, और शपथ उस न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट देखो,
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें और वह रहा या रही हो। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो उसके अध्यक्ष की बात पूछी गई है, उसके लिए सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो एक तो देखो समाज सेवक होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, हो भी सकता है इनके साथ में। विधानसभा के अध्यक्ष होना जरूरी है। चलो, जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, ये ऑप्शन सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो उच्च न्यायालय का क्या रहा हो, मुख्य न्यायाधीश। पहले प्रावधान था, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के अलावा क्या कर दिया है, कोई भी न्यायाधीश बन सकता है 2019 के बाद में, ठीक है। और राजस्थान वर्तमान में अगर बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग में एक तो अध्यक्ष होते हैं और दो क्या होते हैं इसमें, सदस्यों का प्रावधान इसमें किया गया है। राजस्थान के मुख्य सचिवों की उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम के अनुसार लगाए। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं एक बार। राजीव स्वरूप ऐसे मुख्य सचिव जो राजस्थान के सबसे कम समय के मुख्य सचिव रहे, और ये रहे थे 122 दिन। सन 2020 में इनकी नियुक्ति हुई थी, 20 में कार्यकाल पूरा हो गया था। उषा शर्मा, अगर आपको याद हो तो 20 से 22 तक राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे निरंजन आर्य, जो पहले एससी मुख्य सचिव थे, ठीक है, 20 से 22 तक। और 2022 से 2031 दिसंबर 2023 तक राजस्थान की मुख्य सचिव के पद पे कौन रही थी, उषा शर्मा, जो दूसरी महिला थी, ठीक है। ओपी मीणा की बात करें या ओम प्रकाश मीणा की बात करें तो ये रहे थे 2016 से 17 के मध्य। श्रीमती कुशल सिंह की बात करें तो ये राजस्थान की मुख्य सचिव, ये महिला है ध्यान रखना, और कुशल सिंह से मुख्य सचिव रही थी 2009 में। अब क्रम की बात करें तो आप अच्छे से मैच कर सकते हो इसमें कौन सा क्रम पहले आएगा। तो सबसे पहले देखो इसमें आ रहा है कुशल सिंह, पहला ऑप्शन क्या हो गया, कुशल सिंह। अच्छा, उसके बाद में देखो 2009 के बाद में 16-17 ओपी मीणा आ रहा है, सी ऑप्शन सही होगा। फिर देखो इसमें राजीव स्वरूप, ए ऑप्शन सही होगा। फिर देखो उषा शर्मा, तो बी ऑप्शन सही होगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, पहले में डी ऑप्शन एक में भी नहीं है, ध्यान रखना, डी ऑप्शन किसी में नहीं दे रखा इसमें ऑप्शन। दूसरा इसमें देखो सी, सेकंड में सी। अच्छा, इसमें मतलब कुल मिला के एक बार देखा जाए तो ये आपके लिए स्टार ऑप्शन रहेगा, और ये ऑप्शन सारे के सारे गलत होने की वजह से डिलीट होने की स्थिति में ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, देखना इसे। अब अगर मैं देखा हूं तो इसका सही आंसर तो रहेगा डी। देखो पुराने से नए क्रम का पूछा है, पुराने मतलब सबसे पुराने मुख्य सचिव कौन है, तो इसमें देखो कुशल सिंह है, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में ओम प्रकाश मीणा है, उसके बाद में राजीव स्वरूप है, और फिर उषा शर्मा बनी हुई है, ठीक है। अब जिसमें डी ऑप्शन लास्ट में सही है, ये एक ऑप्शन तो ठीक बैठ रहा है, लेकिन थोड़ा ही बैठ रहा है। फिर ए हो गया, फिर डी हो गया, फिर ओम प्रकाश मीणा, ये ऑप्शन उल्टा है, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, डिलीट होने वाला प्रश्न ये रहेगा आपके। आगे देखो, इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है। राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊपरी स्तर। देखो राजस्थान में स्थानीय स्तर पे बात करें पंचायती राज में, एक तो होता है देखो ग्राम पंचायत, जो सबसे पहला स्तर है, ये आपको अच्छे से पता है। ग्राम पंचायत के बाद में पंचायत समिति सेकंड स्तर है, और तीसरा है जिला परिषद। अब जब स्तरीय 3 होते हैं तो ऑप्शन 4 से क्या मतलब अपने को, निम्न स्तर है, मध्य स्तर और उच्च स्तर है, तो जिला परिषद सही हो जाएगा, बिल्कुल सटीक ऑप्शन इसमें रहेगा। केंद्रीय पंचायत ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, बस क्रिएट करना ही होता है इसमें। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य दे रखा है, और मूल कर्तव्य अपने क्या है, 11 मूल कर्तव्य है वर्तमान में। और याद रखना 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। उस समय स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि 8 मूल कर्तव्य जोड़ना, जबकि इंदिरा गांधी सरकार ने 10 मूल कर्तव्य यहाँ पर जोड़े थे। फिर इसमें याद रखना 11वां मूल कर्तव्य हमने कब जोड़ा था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां 6 से 14 वर्ष तक बालकों को शिक्षा देने वाला मूल कर्तव्य जोड़ा था इसमें। भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं मूल कर्तव्य, तो भाग कौन से में, 4A में।
भाग 4A में अनुच्छेद कौन सा है? 51A में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। एक तो देखो राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल है, पहला ही मूल कर्तव्य ध्यान रखना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। बड़ों का सम्मान करना, ऐसा कोई मूल कर्तव्य नहीं है कि आप बड़ों का सम्मान करो, ऐसा कोई लिखा हुआ कर्तव्य नहीं। आपके मान लो कि सामाजिक कर्तव्य जरूर बनता है इस प्रकार का। प्राकृतिक पर्यावरण और सुधार का प्रयास करना, ये अगर मैं बात करूं तो ये 5वां मूल कर्तव्य है। और सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा, 7वां मूल कर्तव्य है। सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये 9वां मूल कर्तव्य, ये पहला मूल कर्तव्य। तो जबकि बी बड़ों का ऑप्शन, बड़ों का सम्मान करना कोई मूल कर्तव्य नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर 1946 को तो लाया गया था पंडित नेहरू के द्वारा, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। और इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। और इसको एक प्रस्तावना के रूप में, यानी मानो कि उद्देश्य प्रस्ताव का एक प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया था 17 अक्टूबर 1949 को। याद रखना है, 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना के रूप में या उद्देशिका के रूप में स्वीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1947, 29 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1900, यह संविधान सभा की प्रथम बैठक की डेट है, डी वाली ऑप्शन। 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय भवन नई दिल्ली में हुई थी। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित, देखो 51A है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावक के लिए जोड़ा गया? अभिभावक के लिए कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इसमें देखो क्वेश्चन, देखो अपने सुरक्षित या अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे की शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यानी बच्चे को सुरक्षित, यानी जिनके आप अभिभावक हो उनके लिए बात हो रही है। 6 से 14 वर्ष जिनकी आयु है, ऐसे बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएं, ये मूल कर्तव्य है। और ये याद रखना भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य है। जोड़ा कब था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। देखना यहां से, इसके सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रखना, देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और उनको बनाए रखना, उनकी रक्षा करना, ये सारे मूल कर्तव्य। लेकिन इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? ये बात मैंने बहुत अच्छे से पहली क्लासों में समझाई है। कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो एक चीज मैं बताऊं आपसे, एक तो अनुच्छेद याद रखना 20 और अनुच्छेद याद रखना 21। 20 और 21 है, आपातकाल में भी कभी निलंबित नहीं किए जाएंगे। 44 संविधान संशोधन आपको याद होती बात है, ऐड की थी उसमें, ठीक है। कभी भी रहने, कहीं पर भी रहने का अधिकार है, बिल्कुल 19 में, 19 सबसे पहले से मान लो कि ये इस प्रकार से प्रभावित होती है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार, प्राण और देही की स्वतंत्रता, अनुच्छेद कौन सा है? 21। अनुच्छेद 21 के अनुसार याद रखना, यह अनुच्छेद कौन से में? 19 में बात है। धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 में देता है। शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 19 में आता है। तो बाकी मान लो कि 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकार है, बाकी निलंबित राष्ट्रपति द्वारा किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 से वो निलंबित हो सकता है। तो यहाँ से पॉइंट नोट करना है कि कौन सा अधिकार है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके लगभग 11 क्वेश्चन है सेकंड पारी में 24 अक्टूबर को आए थे। हमारे रेगुलर एक सीरीज रहेगी जिसमें लगभग काफ़ी सारे, एक बार 2 से 2,500 क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहिए, मस्त रहे, खुश रहे और ज़बरदस्त तैयारी करते। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।